Am I audible? Let's start with the session. So we are going to discuss evidence law, and we are going to deal with the various aspects of evidence law. कुछ ऐसे पार्ट है एविडेंस लॉ के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको काफ़ी डिटेल में छूने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे पार्ट है एविडेंस लॉ के जिनको हम सिर्फ जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि इट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट, मेनली इम्पॉर्टेंट फॉर प्री, नॉट फॉर मेंस। तो आपकी एक नॉलेज में हो कि ये हमने देखा है, ताकि आप प्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जुडिशरी का या स्कूल के, मतलब कॉलेज के, स्कूल में तो नहीं, कॉलेज के, ठीक है। तो आप जो भी देख रहे हो, तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं एविडेंस लॉ के जो जल्दी जल्दी देखने लायक हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल ले एमिकस। एविडेंस लॉ काफ़ी टाइम से शुरू करना चाहता था पर नहीं हो पा रहा था। बहुत से लोगों ने कहा कि एविडेंस लॉ शुरू करिए, फाइनली वो दिन आ गए, और अब हम एक एक इसको अच्छे से कवर करेंगे पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एविडेंस लॉ, एविडेंस एक मिनट, मैं वर्ड खोल लूँ। दिख रही है फाइल? इज इट विजिबल, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक है, ये बेसिक है, इट्स प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 बेसिक्स। ये कहीं ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाता है, जस्ट फॉर इट इज़ जस्ट प्री इम्पोर्टेंट, प्री के लिए ही है ये इम्पोर्टेंट, और कहीं कुछ नहीं है। तो इसको बहुत जल्दी कवर करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू मेजर पार्ट्स ऑफ एविडेंस लॉ कि कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। पहली बात तो, पहला पॉइंट है कि पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि एविडेंस लॉ किसने बनाया, हु इज द फादर ऑफ एविडेंस लॉ, किसने लिखा है एविडेंस लॉ पूरा। तो जवाब है सर जेम्स स्टेफन, जिन्होंने एविडेंस लॉ लिखा है पूरा। बहुत लोगों ने लिखा है पर वो सब रिपील हो गया क्योंकि सही से नहीं हुआ था। कुछ ऐसे एविडेंस लॉ थे जो एप्लीकेबल, उनकी एप्लीकेबिलिटी इंडिया में थी ही नहीं, मतलब वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बनाए नहीं गए थे, फॉरेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बने थे। तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन फाइनली सर जेम्स स्टेफन ने कमाल करा और उसको एविडेंस लॉ को बनाया। ये ऐसा लॉ है जो सबसे कम अमेंड हुआ है, तो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ जो ड्राफ्ट हुआ है अच्छे से। इट केम इनटू फोर्स इन 1 सितंबर 1872। ये क्वेश्चन आता है कि कब ये फोर्स में आया, कब लिखा, कब बन गया था, 15 मार्च 1872। कब फोर्स में आया, 1 सितंबर 1872। इट इज़ बेसिकली लेक्स फोरी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एविडेंस लॉ लेक्स फोरी है क्या है, तो आंसर है लेक्स फोरी है ये। क्यों है? क्योंकि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, ठीक है, वहां ये नहीं लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि यूएसए का एविडेंस लॉ लग जाएगा। जहां पे प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस हो रही हैं, जहां पे आपने सूट फाइल किया है, जहां पे आपने केस लेके गए हो, ठीक है, जहां पे आप केस लेके गए हो वहां का एविडेंस लॉ लगेगा। तो लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी, द लॉ ऑफ द कंट्री। इट इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ द नेशन वेयर प्रोसीडिंग्स आर टेकिंग प्लेस। जहां पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वहां का लॉ लगेगा, नॉट वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो अगर एक अमेरिकन सिटीजन है जिसको इंडिया में ट्राइड किया गया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यूएसए में ब्रीच हुआ है, लेकिन उसका ट्रायल कहाँ चल रहा है, उसका केस कहाँ पे हुआ है, इंडिया में, तो एविडेंस लॉ कहाँ का लगेगा, इंडिया का लगेगा, ना कि यूएसए का। ठीक है, कन्वीनियंट है, मैटर ऑफ कन्वीनियंस मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज द मैटर ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, तो जहाँ पे आप केस लेके जा रहे हो वहाँ का एविडेंस लॉ लगेगा, ना कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ था, यूएसए में। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ था, यूएसए में, लेकिन प्रोसीडिंग्स कहाँ चल रही है, इंडिया में। केस कहाँ लेके गए हो आप, इंडिया में, तो इंडिया का एविडेंस लॉ लगेगा। प्रोसीजरल लॉ है,
रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। जनरली कहते हैं कि ये दोनों हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल, लेकिन प्रीलिम्स में अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप प्रोसीजरल टिक करना, क्योंकि वही सही आंसर है। ठीक है, तो ये मैं आपको जनरली प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है पूरा, तो वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 1 में, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इतना बताने लायक। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पहले एक्सक्लूडिंग था अब इंक्लूडिंग हो गया है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसके थ्रू हुआ है, कौन से एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू हुआ है, तो ये प्री में पूछा गया है काफी बार। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगता है, और इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स पे भी लगता है, लेकिन 4 ऐसे हैं जिन पे नहीं लगता है। कोर्ट मार्शल्स जो कन्वीन्ड होती है आर्मी एक्ट के अंदर, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, इन चारों पे नहीं लगता है एविडेंस लॉ। तो पहली बात तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगता है एविडेंस लॉ। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है मास्टर, ये भी बता दो, थोड़ा बहुत थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दो। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग बता देते हैं। पहली बात तो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट, डिफाइंड नहीं है। इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2I ऑफ CRPC। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ डिफाइंड है जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, वो प्रोसीडिंग होती है जहाँ पे एविडेंस लीगली टेकन ऑन होते हैं, मतलब जहाँ पे जो भी एविडेंस कलेक्ट हो रहा है वो ओथ पे हो रहा है। आप एक ओथ दे रहे हो और एविडेंस कलेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई ओथ नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ भी बोल दिया। ठीक है, कोई अगर आपने कुछ गलत बोला तो आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे गलत बोला, ओथ ओथ पे आपने कुछ भी गलत बोला और कोर्ट को पता लग गया कि आपने गलत बोला है, तो आप पे परजरी का केस लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ओथ के बिना एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं, सारे एविडेंसेस ओथ पे लिए जाते हैं, इस लीगली टेकन ऑन ओथ, और जज के सामने होता है। ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर होता है, तो उस पे एविडेंस एक्ट लगता है, ऑब्वियसली इस बात है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो मीन्स एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच द एविडेंस इज लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, लीगली टेकन है ओथ पे, ओथ हो रहा है, फिर एविडेंस लिए जा रहे हैं। तो आप कुछ भी गलत झूठ नहीं बोल सकते, जो भी आपको बोलना पड़ेगा सच बोलना पड़ेगा। कहते हैं ना, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, बस वही होता है ओथ। तो अगर आपने गलत कहा, पकड़े गए, तो आप पे परजरी का केस लग जाएगा भाई। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लगता है, वो प्रोसीडिंग जहाँ पे एविडेंस इज लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है कि नहीं है। बिल्कुल है। प्रोसीडिंग अंडर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो जुडिशियल प्रोसीडिंग। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, तो उसका नेचर ऐसा लगता है कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, but it is not considered as judicial proceeding. Proceeding under income tax is not a judicial proceeding. तो ये भी एक क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सी प्रोसीडिंग है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। तो ये 3-4 ऑप्शन आपको दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा, या कौन सी प्रोसीडिंग है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो ये इसमें से ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना। ठीक है, ये मैं आपको प्री इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्चुअली इतना नहीं घुस रहा हूँ, जब घुसना होगा तो घुसेंगे। अभी ये सिर्फ आपकी नॉलेज में होना चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो प्रोसीडिंग इन विच ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आर डिस्चार्ज और नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब एक केस है, ये केस आप पढ़ लो, मेजर इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। क्या इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे लगता है कि नहीं लगता है। देखो सिंपल रूल है, जनरल रूल बोलूं, नहीं लगता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 1 में क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि भैया ये एफिडेविट पे नहीं लगेगा, सिंपल रूल है। क्योंकि क्यों नहीं लगता मास्टर, क्योंकि देखो एफिडेविट क्या है, एफिडेविट आपका असर्शन है, एक डिक्लेरेशन है जो आप बोल रहे हो अबाउट द फैक्ट्स कि यार मैंने तो उसको मारते हुए देखा था, वो A B को मार रहा था, मैंने देखा कि वो चाकू से मार रहा था, ये आपके असर्शन है।
ये आपके असर्शन ऑफ फैक्ट्स हैं जो आप डिक्लेयर कर रहे हो ऑन ओथ। लेकिन इसको एविडेंस नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है भाई। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि आप सच बोल रहे हो? भाई हकीकत में तो कुछ और हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि जो आपने बोला वही होगा। कि आपने बोला ए बी को मार रहा था, चाकू से मार रहा था, और आपने लिख के दे दिया और आपने बता दिया ये चीजें कि ये है। बट द थिंग इज बट द थिंग इज, वो तो आप बता रहे हो ना, है ना, आप बता रहे हो ना। आपकी क्रेडिबिलिटी कौन चेक कर रहा है? क्रॉस एग्जामिनेशन तो हो नहीं रहा कोई आपको क्रॉस करे उस पे। तो एफिडेविट इज नॉट ट्रीटेड एज एविडेंस। मतलब कि this is to make sure that evidence is not something which party brings up on its own fancies। आप अपनी कहानी सुना रहे हो कुछ भी कि मैंने देखा था वो मार रहा था, फिर वो भग गया, फिर उसने वो पर्स निकाल लिया। वो तो आप बता रहे हो, वो आपका assertion ऑफ फैक्ट्स है, आपका डिक्लेरेशन है, वो आप बता रहे हो। बट कोई आपको क्रॉस नहीं कर रहा उस पर, तो कैसे पता चलेगा कि आप सच बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? है ना। तो जनरल रूल क्या है? एफिडेविट इज नॉट ट्रीटेड एज एविडेंस, लेकिन हो सकता है एज एविडेंस। ट्रीट एज एविडेंस हो सकता है कब? जब कोर्ट अलाउ करे कि आप क्रॉस कर सकते हो। जो डेपोनेंट है जिसने वो फैक्ट्स असर्ट किए हैं ऑन ओथ, हमेशा एफिडेविट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑन ओथ। आपने एक स्टेटमेंट दी है ऑन ओथ अबाउट द फैक्ट्स कि ये चीजें हुई थी सर, और दिस इज ट्रू टू माई नॉलेज। आप क्लियर कर दो कि जो भी मैं बता रहा हूँ सब सच बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कोर्ट ऐसे तो नहीं मान लेगा कि आप सच बता रहे हो, क्या पता सर में कुछ और हुआ हो। तो कोर्ट क्या करेगा? अगर कोर्ट अलाउ कर देता है कि आप अपोजिट पार्टी कैन क्रॉस एग्जामिन द डेपोनेंट जिसने वो दिया है एफिडेविट, तो वो उसको आप एविडेंस ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि ये लिखा है ऑर्डर 19 रूल 1, एफिडेविट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस ओनली व्हेन कोर्ट पासेस ऑर्डर अंडर ऑर्डर 19 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी। ठीक है, जब कोर्ट को ऑर्डर 19 रूल 1 क्या कहता है कि जब कोर्ट को लगता है कि कोई फैक्ट कैन बी प्रूव थ्रू एफिडेविट तो अलाउ कर देगा। टू कहता है कि कोर्ट अगर अलाउ कर देता है क्रॉस एग्जामिन के लिए कि आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो डेपोनेंट को, तो वो एविडेंस की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था, द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 परमिट एफिडेविट इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट केस है आयूब खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा था कि वेयर अ डेपोनेंट कैन बी अवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द अदर पार्टी टू क्रॉस एग्जामिन, देन द एफिडेविट कैन बी रिलाइड अपॉन एज एविडेंस। ऑब्वियसली बात है कि अगर अपोजिट पार्टी उसको क्रॉस कर सकती है डेपोनेंट को, तो ऑब्वियसली सी बात है वो माना जाएगा एज एविडेंस। पर जनरल रूल क्या है कि एफिडेविट इज नॉट टेकन एज एविडेंस, क्योंकि आप अपनी ही नॉलेज, अपने ही बिलीफ पे कुछ बता रहे हो। ये मुझे तो ये लगता है कि मुझे लगता है कि ये सत्य है कि ए ने बी को मारा और वो लेके भाग गया। ये तो मैं अपनी नॉलेज और अपनी बिलीफ के बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन हकीकत तो कुछ भी हो सकती है ना यार, है ना। कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपके दोस्त ने आपको बताया हो वो चीज और फिर आप एफिडेविट दे रहे हो। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन है ही नहीं तो ऑब्वियसली सी बात है कोर्ट क्यों रिलाई करेगा आपके एफिडेविट पे। तो जनरल रूल एविडेंस में यही दिया है, इट इज नॉट अ एविडेंस। एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एफिडेविट अनलेस कोर्ट परमिट्स फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर कोर्ट परमिट कर देता है तो बढ़िया बात है भाई। प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि भाई आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है। आर्बिट्रेशन क्यों आया है? ताकि केस जल्द से जल्द सॉल्व हो, ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना घुसना पड़े लॉ के, है ना। ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना पड़े हमें। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है वहां पे। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर पे। जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं बिफोर आर्बिट्रेटर उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं अप्लाई होता, क्योंकि आर्बिट्रेशन का पर्पस ये है कि भाई जल्द से जल्द केस सॉल्व हो, टाइम बचे। अगर टेक्निकलिटीज में घुस गए एविडेंस लॉ के, फिर कोर्ट और अंतर क्या आर्बिट्रेशन में, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगता है वहाँ पे। आर्बिट्रेटर इज नॉट बाउंड टू अप्लाई इंडियन एविडेंस एक्ट
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो लगा सकता है। ठीक है, तो ये है मेजर पार्ट। ठीक है, ये पार्ट हो गया है कवर पूरा एविडेंस लॉ का, चैप्टर 1। ये सिर्फ प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन है फादर ऑफ एविडेंस लॉ, किसने लिखा? जेम्स स्टेफन। कब आया? 1 सितंबर 1872। लेक्स फोरिये। जहाँ पे कॉज और जहाँ पे प्रोसीडिंग्स आप चला रहे हो वहां का एविडेंस लॉ लगेगा, ना कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखना। इफ एन अमेरिकन सिटीजन ट्राइड इन इंडिया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which took place in USA, the law of evidence as enforced in India will be applicable, not law of USA. होल ऑफ इंडिया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन से एक्ट के थ्रू हुआ है, ये एक्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगता है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? जहाँ पे एविडेंस इज लीगली टेकन ऑन हो, जहाँ पे आप एविडेंस ओथ पे ले रहे हो, जहाँ पे डिस्क्रिशन एक्सरसाइज होता है, जहाँ पे जज होता है, जहाँ पे जज होता है बेसिकली। ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पे जस्ट जजमेंट दी जाती है, जस्टिस होता है, डिस्क्रिशन एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये कहाँ डिफाइन है, ये क्वेश्चन आ जाता है। कौन सी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एफिडेविट का भी बता दिया, ये भी आप पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट इन एफिडेविट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस विद इन सेक्शन 1। द रीजन फॉर एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस इज दैट इन एफिडेविट देयर कैन बी स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज हेयरसे। मैंने आपको बताया ना कि यार मान लो आपके दोस्त ने आपको बताया, यार मैंने देखा ए ने बी को मारा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, वो बन गया, और आपने उसकी इंफॉर्मेशन पे आपने एफिडेविट आप दे रहे हो, तो सही नहीं है ना भाई। तो कुछ भी हो सकता है रियलिटी में। तो एफिडेविट इज जस्ट अ स्टेटमेंट जो आपको लगता है कि सच सही है, जो आपके बिलीफ पे बेस्ड है, जो आपकी नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, पर जब तक आपका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोर्ट क्यों मानेगा? ठीक है, ठीक, तो यही है इतना पार्ट, और तो कुछ नहीं है इसमें। ऑर्डर 19 रूल 1 and 2 is an exception where affidavit can be used as evidence when court passes order। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन खत्म करते हैं। अब जो अगला सेशन होगा हमारा वो काफ़ी अच्छा होगा। उसमें हम एविडेंस की पूरी टेक्निक है, एविडेंस लॉ को बढ़िया तरीके से समझेंगे। ये आपका बेसिक हो गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है, वरना फिर दिक्कत आ जाती कि ये नहीं बताया, है ना। तो ये आप प्री पार्ट, आपका ये प्री वाला पार्ट कवर हो गया है। ठीक है, चलिए बंद करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बढ़िया तरीके से, और मिलते हैं, है ना। थैंक यू।